नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामी 5 पर। और आज हम बात करेंगे फॉर करंट अफेयर्स 20 और 21 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ डेली करंट अफेयर्स। आप इसको एग्जामी 5 एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आराम से जो एक्सेस कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पर इसका टीजर भी देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं हमारी क्या करंट अफेयर्स आज के इंपॉर्टेंट हैं फॉर यूपीएससी ओनली। हम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, हम बात कर रहे हैं केवल यूपीएससी के लिए या ऐसी किसी परीक्षा के लिए जिसमें करंट अफेयर्स बहुत डीपली या बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपनी पहली न्यूज़ से, जो कि है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्या है ये और क्यों ये दरअसल न्यूज़ में है? तो देखिए, हाल में ही अभी इसमें जो है रिसेंट डेवलपमेंट करे गए हैं, और क्या डेवलपमेंट करे गए हैं यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था अपने फ़ायदे के लिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वहाँ पे कैसी पावर होती थी, फॉरेस्ट ऑफिसर कौन होता था, कैसे नियुक्त होता था, कैसे क्या प्रोसेस था एक्विजिशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अ फ्यू अमेंडमेंट्स वर मेड टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में हाल में ही चेंज किए गए हैं। और ये जो 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ये मैं इसमें आपको एक बात बताऊं कि इससे पहले ये इकलौता पहला नहीं है। इससे पहले बहुत सारे प्रयास किए गए थे अंग्रेजों द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इसी नाम से जो है बहुत सारे एक्ट पहले भी लाए गए थे, जिसमें कि 1878 का भी इंपॉर्टेंट था, 1878, और उसके बाद भी काफ़ी सारे लाए गए हैं। क्या था ये, क्यों किया गया था और क्या इसका कारण था, मेनली उस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि अंग्रेज लोगों ने भारत के ऊपर तो राज करना स्टार्ट कर दिया था, बट जो फॉरेस्ट थे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, जो हमारी जंगली चीज़ें थी, जिनका जैसे कि लकड़ी हुई जो कि इंपॉर्टेंट थी, जैसे रेलवे स्लीपर्स बनाने में लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, स्पेशली टीक की लकड़ी का। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर अपना मोनोपोली स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने इस एक्ट को मेनली लाया था। प्रॉब्लम ये थी कि जंगलों में जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे या ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ थी, उनके अपने अलग राइट्स थे। तो इस एक्ट ने उनके राइट्स को डिमिनिश किया और एक पूरा डेमोक्रेटिकल या ऐसा मान लीजिए कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का जंगलों के ऊपर ला दिया। और टीक वुड का तो उनको पूर्ण रूप से उन्होंने बैन कर दिया किसी के लिए, सिर्फ अपना अधिकार रखा टीक की लकड़ी पर। तो देखते हैं, दिस एक्ट वाज सूटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉलोनियल पावर बट इट इज नॉट सुटेबल नाउ। उस वक्त जो जरूरतें थी ब्रिटिश सरकार की, तो उसके लिए तो ये जरूरी था एक्ट, और वो अपने हिसाब से इसको लेकर आए थे। बट अभी क्या है, जैसे सिनेरियो चेंज हुआ है, तो नाउ इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई है। दूसरी ओर बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, उसने भी कुछ ज़्यादा फेवर में नहीं किया है कम्युनिटीज़ के, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके फेवर में अमेंडमेंट्स नहीं किए हैं, बल्कि उनके खिलाफ ही कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो ये एक्ट आया है, इसमें जो ये एक्ट था 1927 का, इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। अब इस बार क्या अमेंडमेंट है उनको भी आगे देखेंगे। एट दैट टाइम, उस वक्त जब ये 1927 में आया था, तो ब्रिटिश मेड यूज ऑफ अबंडेंट फॉरेस्ट एरियाज टू मेक प्रॉफिट। क्योंकि ब्रिटिश लोग चाहते थे कि हम लोग पूरे जंगल का जो बहुत सारा जंगली एरिया पड़ा हुआ है उसका आराम से हम प्रॉफिट गेन कर सकें, इसलिए वो इस एक्ट को लेकर आए थे। द एक्ट वाज नॉट फॉलोड करेक्टली। ये एक्ट जो था करेक्टली फॉलो नहीं हुआ था। रिजल्ट क्या हुआ कि जो कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी, उनको लैंड इनसिक्योरिटी हुई, और उनको ये हो गया कि हमसे हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। भले ही उनका अपना कोई इंडिविजुअल अधिकार नहीं था ज़मीन पर वो उसी ज़मीन से जो है अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई थी इस एक्ट के द्वारा, जबकि वो लोग जो थे पर्यावरण के साथ अपना हार्मनी में रहते थे, बिल्कुल पर्यावरण को कोई बिना नुकसान पहुंचाए वहां से फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। नेक्स्ट इज, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज फाइनलाइज्ड द ड्राफ्ट 2019 टू मॉडर्नाइज द कॉलोनियल एरा लॉ। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है, अमेंडमेंट किया है और एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ताकि वो जो पिछला कॉलोनियल बोला जाता है, जब ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया, तो उस वक्त के नियम को चेंज करके मॉडर्नाइज कर दिया गया, आज की आवश्यकता के हिसाब से इसको किया गया है। तो देख लेते हैं हम ड्राफ्ट एक बार क्या बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो द हेडिंग इज ड्राफ्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेनली क्या थे 1927 में, प्रोसेस क्या था। पहले एक बार इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या था ये 1927 में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन वहां से जरूर पूछेंगे। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछती नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को उठा के जो है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको देख लेंगे। फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो देखिए क्या कहता है
जो मेन पॉइंट्स है मैंने इसके अलग से लिख दिया। नाउ ओनली 2.99% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया इज डेंस फॉरेस्ट। भारत में जो पूरा जो जंगली एरिया है उसका मात्र 2.99% ही ऐसा फॉरेस्ट है जो कि डेंस कैटेगरी में आता है। सरकार अभी ये चाहती है कि डेंस फॉरेस्ट को और बढ़ाया जाए ताकि वहां से जो लकड़ी का प्रोडक्शन है या और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारा वाइल्ड प्रोडक्शन है वहां से आउटपुट मिल सके हमें ज्यादा। न्यू लॉ इज मेड टू एक्सपेंड इंडियाज फॉरेस्ट सो दैट मैक्सिमम आउटपुट कैन बी टेकन कॉमर्शियली। यही मैं जो आपको बता रहा हूं कि इस डेंस फॉरेस्ट का एरिया जो है वाइड करना चाहती है सरकार ताकि क्या हो कि हम लोगों को कॉमर्शियली जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो दूसरे मायनों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि सरकार वही कर रही है जो ब्रिटिश सरकार ने अपने टाइम पे किया था। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उस टाइम पे हम लोग गुलाम थे और इस टाइम हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। क्या प्रोसेस है इसका कि किसी की जो वहां पर जमीन है जिस पर हक है उसका ऑनरशिप है उसको किस तरीके से एक्वायर करेगी सरकार, वो प्रोसेस क्या है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिखे हुए हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे एक्विजिशन करती है सरकार। तो वो करेगी बिकॉज हम लोगों को अपना ये प्रोडक्शन बढ़ाना है। इन अदर वर्ड्स रिसेंट अमेंडमेंट्स हैव मेड मोर कॉलोनियल एंड फ्राइटनिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे मेंस के लिए मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि द रिसेंट डेवलपमेंट्स या रिसेंट अमेंडमेंट्स इन फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हैज मेड इट मोर कॉलोनियल और फ्राइटनिंग देन द ब्रिटिश। तो प्लीज एल्यूसिडेट, या इस पर आप क्या कीजिए क्रिटिकली एग्जामाइन कीजिए इसको। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इसके बारे में पढ़ते हैं। बाय ब्रिटिश मींस इसको जो है ब्रिटिश लोग लेकर आए थे 1927 में, और पहले भी लेकर आए थे, उसका संशोधित रूप लेकर आए थे 1927 में। दो एक्ट इससे देखो मैंने बताया था ना आपको 1878 में भी ऐसा ही एक एक्ट आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फिर उसका संशोधित रूप जो है 1927 में आया था। इससे पहले भी हुआ था और इसके बीच में भी काफी बार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स आए हैं। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती रही थी, जैसे जैसे उनको सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ रहा था, तो उस हिसाब से एक्ट्स आते रहे हैं। मेनली जो हमारे 1878 का है और 1927 का है, इस पर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज these acts were enacted to regulate forest produce and duty on timber and others। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट बनाए गए थे ताकि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसमें कि स्पेशली क्या है टिम्बर मींस लकड़ी का सामान सारा, इस पर जो है रेगुलेशन सरकार अपनी बना सके, इसके लिए डायरेक्ट आया था। इट हैड आल्सो सम प्रोविजंस टू डिक्लेयर एन एरिया रिजर्व फॉरेस्ट, अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अ विलेज फॉरेस्ट। इस एक्ट में यह भी लिखा हुआ था कि किसी जंगली जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट कैसे घोषित किया जाए, सारे प्रोसेस उसमें रखे हुए थे। जो आप ये आज नेशनल पार्क्स और ये पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ती हैं, दीज ऑल आर रिजर्व फॉरेस्ट। कोई एलिफेंट रिजर्व है, कोई टाइगर रिजर्व है, कोई जो है आपका एवियरी रिजर्व है, कोई पक्षियों के लिए, तो इस टाइप से रिजर्व फॉरेस्ट बनाए जा सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में हर प्रकार की एक्टिविटी पर बैन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पर तो नेशनल पार्क ही बहुत कम थे हमारे देश में, अभी तो हमारे जो है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे जंगली एरियाज को क्या कर दिया गया है, नेशनल पार्क्स में तब्दील कर दिया गया है। तो इनके तीनों के अलग अलग रूल रहते हैं, शेड्यूल 1 2 3 4 5 ऐसे करके शेड्यूल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नाउ दिस अमेंडमेंट इज फोकस्ड टू कंजर्वेशन, एनरिचमेंट एंड सुटेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये केवल इन तीन चीजों पर फोकस्ड है। एक तो कंजर्वेशन, एक तो संरक्षण हमें करना है स्पीसीज का, प्लांट्स का, फ्लोरा फ्लोना का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके प्लेलिस्ट में, कि किस प्रकार से पेंगोलिन जो है एंडेंजर्ड है हमारे यहाँ पर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं है बट एंडेंजर्ड है, चाइना में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, जानवर हैं, जो कि एक व्हाइट टाइगर पे भी बताया था। इट मीन्स कि ये जो कंजर्वेशन है ये ऐसे ही जानवरों को, पक्षियों को या पौधों के कंजर्वेशन के लिए। दूसरा इज एनरिचमेंट। एनरिचमेंट मतलब कि हम लोग प्रोड्यूस को बढ़ाएं, अगर कोई जो प्रॉफिटेबल लकड़ी है उसका प्रोडक्शन वहां पर बढ़ाए, तो इसको बोलते हैं एनरिचमेंट। नेक्स्ट इज सुटेबल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मींस उसको 100 मतलब वहां पर पैदावार से लेकर उसको एक फिनिश गुड में बदलने तक पूरा एक मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, एक सप्लाई चेन होनी चाहिए। तो इन तीन चीजों पर फोकस करके जो है रखा गया है इसको। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहता है कि राइट्स ऑफ कम्युनिटीज, क्या क्या अमेंडमेंट्स एक बार गौर कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जो आपको हेल्प करेगी मेंस की राइटिंग में, मेंस लिखने के लिए। तो या प्रीलिम्स में भी, इससे प्रीलिम्स में कहां से क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा उसके बाद। ये जो है मैं मेंस का सेक्शन कर रहा हूँ, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट्स ऑफ कम्युनिटीज हैव लार्जली बीन लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे ये थे, तो राइट्स ऑफ कम्युनिटीज हैव लार्जली बीन लिमिटेड मींस जो कम्युनिटीज वहां पर जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज थी, जो जंगलों में घूम के चीजें इकट्ठा करके शहरों में बेचकर या बीच में एजेंट्स को बेचकर पैसा कमाते थे, अपनी रोजी रोटी करते थे, उनके राइट्स बहुत ज्यादा क्या कर दिए गए हैं, लिमिटेड कर दिए गए हैं इस एक्ट के द्वारा। तो इसको प्रीलिम्स में एज ए स्टेटमेंट पूछ सकते हैं।
प्रमोट कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एंटिटीज एंड लार्ज कॉर्पोरेशंस, मतलब प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद से या बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं उनकी मदद से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसका कॉमर्शियल जो यूज है इसको प्रमोट करना इन अमेंडमेंट्स का लक्ष्य है। दूसरा, टू स्ट्रेंथन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जवाबदेही बढ़ाना और इसको क्वासी जुडिशरी भी करना। मींस अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सेक्शन जो है ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं पकड़ने वाली जो यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पुटअप करती है, तो आपको स्टेटमेंट यहां पे समझना चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है। प्लीज तो नहीं लगाएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स। तो पहला दे देंगे आपको इसमें स्टेटमेंट ही भाई द राइट्स ऑफ कम्युनिटीज हैव लार्जली बीन लिमिटेड, तो यस दिस इज करेक्ट है ना। और या क्या कर देंगे, राइट्स ऑफ कम्युनिटीज हैव लार्जली बीन एक्सपेंडेड, तो एक तो स्टेटमेंट यहां से बनाया जा सकता है। दूसरा क्या बनाया जा सकता है, दीज अमेंडमेंट्स आर टू स्ट्रेंथन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड आल्सो मेड इट क्वासी जुडिशरी। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि उनसे जो है जुडिशियल जितने भी राइट्स हैं छीन लिए गए हैं, नहीं उसको बल्कि क्वासी जुडिशियल बनाया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न्यायिक चीजें भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई वायलेट करता है तो शूट भी कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले शूट भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपसे, ये राइट दिया गया है इस अमेंडमेंट में। सो ऐसा तो नहीं कहेंगे आपसे कंसीडर करने के लिए कि शूट भी कर सकते हैं, बट हाँ ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि ऑल्सो मेड इट क्वासी जुडिशरी। नेक्स्ट इज ग्राम सभा राइट्स फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट हैव बीन एक्सक्लूडेड। पहले क्या होता था, जो फॉरेस्ट था, जो फॉरेस्ट एरिया था, वहां पर जब सुनवाई होती थी इसके लिए कि भाई ये जो हमारी लैंड सरकार लेने जा रही है इस पर अगर किसी का इंडिविजुअल का हक है तो वो अपना क्लेम करें, तो वहां पर ग्राम सभा को कुछ अधिकार थे। जिस रीजन में जिस ग्राम की या जिस विलेज की वो सभा होती थी उसको अधिकार थे कि वो वहां पर आके अपने राइट्स रख सके, या बहुत सारे उसका दूसरे अधिकार भी थे। तो अब इनके जितने भी राइट्स थे इनको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूडेड कर दिया गया, हटा दिया गया है कि अब आपका कोई अधिकार इस पर है नहीं, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज नाउ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर कैन एडमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट्स। FSO ये उस जमाने में भी था 1927 में भी और आज भी है। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, और ये डिप्यूटी कमिश्नर की रैंक का होता है किसी भी स्टेट का। जब लैंड कोई गवर्नमेंट किसी लैंड को अपने अधीन लेती है तो FSO का ही दायित्व बनता है कि वो उसको क्या करे, उसका निपटारा करे और उसका पूरा एक्विजिशन का प्रोसेस उसको हैंडल करे। पढ़ेंगे इसको। दीज अमेंडमेंट्स आर रिक्रिएटिंग द सेम हिस्टोरिकल इनजस्टिस। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है और ये ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ध्यान देने वाली बात है कि वो किस तरीके से इस लाइन को जस्टिफाई करता है। तो मैं आप लोगों से जो है कहता हूं कि भाई आप इसमें अपनी जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो तो एक बार अच्छे से आप भी थोड़ा सा रिसर्च करो। ऑल्दो मैंने बहुत कुछ बल्कि 80 to 90% आपके सामने बिल्कुल लेके आया हूं मैं इसका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, बट फिर भी आप क्या करो कि थोड़ा सा विकिपीडिया पे जाकर आप सर्च कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको दिखते हैं अपनी राइटिंग को अच्छा करने के लिए। जैसे कि किसी की अधिकारों से जुड़े हुई जो कोट्स हैं कुछ महापुरुषों की, उनको लेके आ सकते हो आप, तो वो आपके राइटिंग को अच्छा कर देगी मेंस की। तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चन यही आने वाला है, प्लीज क्रिटिकली एग्जामाइन वेदर द अमेंडमेंट्स आर रिक्रिएटिंग द सेम हिस्टोरिकल इनजस्टिस और नॉट। चलते हैं अपने अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ी सी चीजें और बताता हूं इसी के बारे में, जो अपना फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है इसी के बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो कि मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रीलिम्स के लिए 1927 का जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया है, ये एक्चुअली 1878 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का ही जो है अग्रगामी था। ये जो एक्ट आया हमारा, ये एक्ट इसी पर बेस्ड था और इसी के जैसे दूसरे सभी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स को मिलाकर 1927 में इनका कुल मिलाकर टोटल में ये बनाया गया था एक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें क्या है, ये क्या किस लिए आया, ये बताने के लिए आया जिन क्षेत्रों को जंगली क्षेत्र कहा गया है या जिनमें भी जंगल हैं उन्हें रिजर्व करना है, अपने सरकार के अंडर में लेना है, या उनको रिजर्व बनाना है, प्रोटेक्टेड बनाना है, या विलेज फॉरेस्ट घोषित करना है, और या उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए उनको सरकारी अधिकार में लेना है। इन सभी चीजों को, और मेनली अगर कहा जाए तो उस समय तो एक ही उद्देश्य था कि जो भी पैदावार है जो भी जंगली पैदावार है उसको किसके अंडर ले लिया जाए, बिल्कुल रेगुलेशन में ले लिया जाए, किसके, गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन में उसको लेने के लिए ये एक्ट हमारा जो था बनाया गया था, ये याद रखने वाली बात है। इस दूसरी चीज चलते हैं, इस एक्ट में सपोज कीजिए कोई ये लैंड है हमारी एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, इसको कैसे सरकार लेगी, अपने अधीन करेगी, इसका एक पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस दिया गया है इस 1927 के एक्ट में। किस प्रोसेस के तहत, फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर जो है इसको
इस जमीन को सरकारी जमीन बनाएगा। उसके बाद गजट में जो है निकाल दिया जाता है कि ये जमीन अब सरकारी जमीन है, इस पर जो है कोई भी एक्टिविटी दूसरे लोगों की बैन है। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी जो है उसको शूट का ऑर्डर दे दिया गया है, कोई अगर वायलेट करता है तो शूटिंग राइट्स भी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। ये जो है हमारा दूसरा पॉइंट हो। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जंगल में कौन सी एक्टिविटीज सही है करनी और कौन सी नहीं है, इसका जो डिसीजन है वो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ये निर्धारित करेगी कि कौन सी एक्टिविटीज जंगल में यहाँ पर वैधिक है, मीन्स लेजिटिमेट है, आप कौन सी, किसकी सजा नहीं है आपको एक्टिविटी करने की, और किस किस की सजाएं घोषित की गई हैं, और किस प्रकार की पेनल्टीज हैं, मतलब किस प्रकार की पेनल्टीज आपको सजाएं मिल सकती हैं उनका उल्लंघन करने पर। यह सब कुछ जो है हमारा इस एक्ट में निहित है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि आपने आईएएस एग्जाम सुना होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी की तरह इसी के साथ होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में क्विक जो है मैं फैक्ट बताता हूं आपको कि इस सर्विस को 1864 में स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया था डेट्रिक ब्रैंडिस ने। तो इसका क्विक फैक्ट है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। इसको वैसे पूछने के चांसेस तो कम है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को 1864 में डेट्रिक ब्रैंडिस ने इसको स्टार्ट किया था। और जो ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनी, इसी के बाद क्या हुआ था, 1865 में भी एक एक्ट आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। तो उसको पूरे को बनाने के लिए, उस एक्ट को, इस फॉरेस्ट सर्विस के तहत जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो काफी हेल्प हुई थी इसका फॉर्मुलेशन करने में, 1865 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का फॉर्मुलेशन करने में। चलते हैं अपना अगले पॉइंट की ओर। क्या है अपना अगला पॉइंट? प्रीलिम्स। तो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट कि यहां से इंपॉर्टेंट चांस हैं आने के, वो ये है कि देखो गवर्नमेंट ने किस लिए किया था उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट का सबसे जो मेन कारण था वो था रेलवे स्लीपर्स कोच जो बनते थे हमारे, रेलवेज के जो स्लीपर्स कोच बनते थे उसमें वुड की जरूरत पड़ती थी, लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। और उस पर अपना पूरा कंट्रोल करने के लिए, उसको पूरा रेगुलेट करने के लिए दिस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहां से जो है प्रीलिम्स के लिए एक स्टेटमेंट बन सकता है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान कीजिए। पूछा जा सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 भारतीय रेलवे के स्लीपर्स कोच के में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के प्रोडक्शन पर अपना मोनोपोली या एकाधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो यस, बिल्कुल यही कारण था। इसी में मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं कि जो इसमें भी एक प्रकार की लकड़ी थी जिसका नाम था टीक वुड। टीक लकड़ी जो थी, टीक वुड पर मोनोपोली। टीक वुड पर तो ये हो गया कि इसको तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सिद्ध कर दिया गया था, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसका ना आप खरीद फरोख्त कर सकते कहीं भी, कोई इंडिविजुअल इसकी खरीद फरोख्त नहीं करेगा। दिस इज टोटली अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो करेगा उसको सजाएं जो है दी जाएंगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। तो बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो रिजर्व फॉरेस्ट भाई ऐसे फॉरेस्ट हैं, पहले ही मैंने बताया, जहां पर हर प्रकार की एक्टिविटी बैन होती है। हर प्रकार की एक्टिविटी क्या होती है? बैन होती है। आप वहां कुछ नहीं कर पाएंगे, सब चीज बैन है। दूसरा, इसको सेक्शन 20 में दिया गया है। सेक्शन 20 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन 20 में इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि कौन से जो है जंगल जो है रिजर्व फॉरेस्ट कहलाएंगे। तो सेक्शन 20 में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और क्या कर सकते हैं कि स्टेट जो है हमारा, राज्य जो है, राज्य किसी भी अपने राज्य में सपोज कीजिए कोई भी एरिया है, कोई भी लैंड है, उसको वाइल्ड लाइफ घोषित करना है, स्टेट की वाइल्ड लाइफ घोषित करना है, या रिजर्व करना है, या अपने अंदर में लेना है, कुछ भी करना है, तो ये अधिकार स्टेट को मिले हुए हैं अंडर सेक्शन 4। जो सेक्शन 4 है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, वो राज्य को यह अधिकार देता है कि हम ये चीजें कर सकते हैं। कोई भी राज्य घोषित कर सकता है कि ये जमीन सरकारी जमीन है, या रिजर्व फॉरेस्ट है, या प्रोटेक्टेड एरियाज है, यहाँ पर कोई एक्टिविटीज इस प्रकार की बैन है, ये बैन है या नहीं है, और रिजर्व में पूरी बैन है। इस तरीके का पूरा जो गाइडलाइंस है वो क्रिएट कर सकता है स्टेट। तो ये अधिकार मिले हैं उसको कहां से? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो याद रखेंगे, हम पूछे जा सकते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि स्टेट जो है एक नोटिफिकेशन निकालता है कि भैया ये जो हमारा लैंड एरिया है या लैंड है, ये अब जो है फॉरेस्ट एरिया बनाएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को नियुक्त करता है। इस ऑफिसर को फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर या फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर भी बोल सकते हो आप, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, FSO। नोटिफिकेशन निकालने के बाद राज्य क्या कर सकता है कि
फॉरेस्ट स्टेट सेटलमेंट ऑफिसर की नियुक्ति करता है। फिर ये, और क्या पोस्ट होती है इसकी, पोस्ट पर ध्यान रखना, आप डिप्टी कमिश्नर की रैंक का ये हो सकता है, सारे एमोल्यूमेंट्स इसको ये मिल सकते हैं डिप्टी कमिश्नर के। और इसको जो है अधिकार होता है कि ये किस प्रकार से ये जो जमीन घोषित करी गई है इसको गवर्नमेंट लैंड बनाए। तो होता क्या है कि सपोज कीजिए आप एक ट्राइबल कम्युनिटी है और इस लैंड पर आप अपना जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इस यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो आपके अंदर में है। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट यहाँ से इसको अपने अंदर में लेना चाहती है, तो सिंपल सी बात है, आप क्लेम करेंगे। इस क्लेम का निपटारा कौन करेगा? इस क्लेम का निपटारा करेगा ये FSO, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। ये सुनवाई करता है, आपके दलीलों को सुनेगा। आपकी दलीलों को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये सारा किसके हाथ में है? फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के हाथ में है। अगर ये एक्सेप्ट करता है तो भी गवर्नमेंट जो है उसको नहीं लेगी जमीन को, और अगर ये रिजेक्ट करता है, या ऐसा भी कर सकता है कि जमीन लेगी बट कुछ संशोधन करके जमीन ले ले, रिजेक्ट कर दे, तब भी जो है जमीन जो है लैंड हमारी वो एक्विजिशन हो सकता है, अधिकार में ली जा सकती है सरकार के। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर किसी जमीन के क्लेम को रिजेक्ट करने के बावजूद उस पर सरकारी अधिकार घोषित कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप बिल्कुल क्लियर रहना है आपने कि बिल्कुल हाँ कर सकता है, चाहे रिजेक्ट करे चाहे सिलेक्ट करे, अगर वह चाहे तो वो अब उस जमीन पर अपना पूरा अधिकार जो है सरकारी रख सकता है और उसको सरकारी जमीन घोषित कर सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें प्रीलिम्स का फैक्ट ये है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद ये फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर एक पीरियड घोषित करता है। वो पीरियड 3 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर सपोज कीजिए कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन निकला, तो 20 तारीख के कम से कम 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा कितने भी वो उसके हाथ में, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के हाथ में, वो घोषित कर सकता है। उस दौरान सबके क्लेम सुने जाएंगे। जो भी इस प्रॉपर्टी पर क्लेम करेगा वो सारे क्लेम जो है उसकी सुनवाई FSO के पास होगी और इसको अपने कुछ क्वासी जुडिशियल अधिकार होंगे, कुछ न्यायिक अधिकार भी हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने की अवधि कम से कम, यहां से प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बनता है कि 3 महीने की अवधि या 3 महीने से ज्यादा की अवधि वो उसके हाथ में, बट 3 महीने की से कम की अवधि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्लेम कर ले तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही क्लेम की सुनवाई हो जाती है तो फिर फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर इंक्वायरी के लिए कमेटी गठन करे या इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि भाई जो इन्होंने क्लेम किया है वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो फिर आगे की कार्यवाही होगी, और अगर नहीं है तो रिजेक्ट करके गवर्नमेंट उसको अपने अधिकार में ले लेगी। अगर सही है तो देखा जाएगा किस हद तक सही है और कितना % जमीन एक्वायर कर सकती है, किन किन संशोधनों के आधार पर हम जमीन को अपने अंतर्गत ले सकते हैं, या क्या मुआवजा इनको दिया जाए, नौकरी दी जाए, क्या क्या ऐसा काम किया जाए ताकि हम इस जमीन को ले सकें। ये जो है अधिकार किसको होता है? फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को होता है। अब सपोज कीजिए कि जो अधिकार हैं, पहले से किसी का अधिकार है उस पर, किसी जमीन पर किसी कम्युनिटी के पहले से ही अधिकार हैं, राइट्स हैं। अब सरकार तब तक इन राइट्स, इस जमीन को अंतर्गत अपने अंतर्गत नहीं लेगी जब तक ये राइट्स जो है उसके सरेंडर नहीं होंगे, इनको निरस्त नहीं किया जाएगा। तो इसके सरेंडर, इस राइट्स को सरेंडर करने के लिए जो प्रोसेस है वो कहां पर दिया गया है? तो वो दिया गया है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जमीन अधिग्रहण अधिनियम 1894 में वो प्रोसेस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से जमीनी हक को सरेंडर करके सरकार को जमीन सौंपी जाए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राज्य उस लैंड को, जो जिस लैंड पर ये काम किया जा रहा है, उसको रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट, जो चाहे वो उसको घोषित कर सकती है। ये पूरा प्रोसेस होता है और मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस हैं। और इन्हीं सब के बाद हमारे सारे बहुत सारे प्रोसेस, जो मैंने आपको सारा प्रोसेस समझाया, ये कई बार हुआ है, तभी जाके हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट हुए हैं और संरक्षित प्रजाति या स्पीसीज को संरक्षण प्रदान हुआ है, मीन्स कहने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या नेशनल पार्क में। तो ये था पूरा प्रोसेस जो हमारा। एक बार समरी देख लेते हैं इसकी, जो हमारा इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लिखा हुआ है। तो क्या समरी है इसकी? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके फैक्चुअल पॉइंट्स पे जाना है कि क्यों आया, क्या मेन कारण था इसका, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार की क्या इस पर जो थी सोच थी, किस प्रकार से वो अपना कंट्रोल कर रही थी टीक वुड पे, क्या उनका उद्देश्य था। और बहुत सारे बहुआयामी तरीकों से आपको इसमें सोचना होगा, तब जाके मल्टी डायमेंशनल, तब जाके आप मेंस की राइटिंग कर पाओगे। फॉर प्रीलिम्स तो आप इसमें क्या करो, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक अपने ये तैयार रखो कि भाई हमने, जैसे कि वो था सेक्शन 20, सेक्शन 4, तो प्रैक्टिस आपने ऐसी करनी है। सेक्शन 4 में राज्य किसी भी जमीन को घोषित कर सकता है कि ये जो है रिजर्व प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट है या नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारा सेक्शन 20 है, उस सेक्शन 20 में ये बताया गया है कि भैया
कोई फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होगा या नहीं होगा, तो मतलब रिजर्व फॉरेस्ट की परिभाषा कहाँ दी गई है, सेक्शन 20 में दी गई। इस प्रकार के फैक्ट्स जो हमारे प्रीलिम्स के लिए आएंगे। आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसमें जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे? ऐसे ही जोड़ सकते हो कि इसको पहले पॉइंट आउट कर लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो हमारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक थोड़ी सी बात बताता हूं आपको फॉर दिस मेंस के लिए आपने क्या करना है, मेंस के लिए कैसी सोच रखनी है। जो क्वेश्चन जो आ सकता है इसका मेंस के लिए, वो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि द recent amendments to Indian Forest Act 1927 have made it more colonial and frightening. क्रिटिकली एग्जामाइन ही करवाएगा आपसे इसमें, क्रिटिकली एग्जामाइन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपने कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले देखिए द रिसेंट अमेंडमेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको ये बताने हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए थोड़ा सा कि व्हाट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, 4 से 5 लाइन में आप इसको बताइए। उसके बाद पॉइंट फॉर्मेट में आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं व्हाट आर द रिसेंट अमेंडमेंट्स। अब चूंकि इसने कहा है कि हैव मेड इट मोर कॉलोनियल एंड फ्राइटनिंग, तो कौन कौन से अमेंडमेंट्स इसको ऐसा परिभाषा दे रहे हैं इसकी कि भाई ये बहुत डरावने या उससे भी जैसा ब्रिटिश सरकार ने किया था उसके जैसे हैं, तो वो सारे प्रावधान आपको यहाँ पर पॉइंट फॉर्मेट में लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है अपनी सोच दिखानी है, आपके क्या ख्यालात हैं इसके ऊपर, किस प्रकार से इसका दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता था, वो थोड़ा सा आपने बता देना है 4 से 5 लाइन में। और आगे की राह क्या है, किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, आगे क्या सॉल्यूशन हो इसका, क्या राह है कि कम्युनिटी जो हमारे फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, दोनों के राइट फुलफिल हो और किसी का भी जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इस प्रकार की ये राइटिंग मांगता है ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का सेशन 1 फॉर 20 to 21। इसकी पूरी सीरीज आपकी प्लेलिस्ट में है। इसी तरीके से आप अगली प्लेलिस्ट में भी जाकर, अगले वीडियो में जाकर अपना देख सकते हैं, जो मैंने अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इस डेट से ओनली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो वहां पे जाके आप लोग देखो। और इसी प्रकार से मैंने बताया है कि वहां से क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस है, किस प्रकार आपने उसको अप्रोच करना है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको कहां पर ये सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। आप प्ले स्टोर पर जाकर एग्जामिफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का फॉर यूपीएससी आईएएस करके और आईएफएस करके आपने वो मिलेगा, आपको एक पूरा सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको डेट वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगी। और उस पर मैंने पूरा क्रिटिकली एग्जामाइन या ऐसा मान लीजिए पूरा इल्यूसिडेट किया है, स्पष्ट रूप से बताया कि इस न्यूज से कौन कौन से क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आ सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए फॉर यूपीएससी एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।